हेलो स्टूडेंट्स, पुस्तक का सेकंड लेसन गद्य भाग में से ल्हासा की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। की राजधानी का नाम है, ठीक है, जहाँ बर्फ़ के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। इस लेसन के जो राइटर हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं इनका। जीवन परिचय देखते हैं पहले हम इनका। हिंदी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंधा गांव में 1893 ईस्वी में हुआ था। ये जो लाइन है इनका जन्म और इनकी रचनाएं, किसी भी लेसन का जो राइटर होता है ना, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट कर लिया करो। आजमगढ़ जनपद के पंधा गांव में 1893 में, ठीक है। और इनका मूल नाम था केदार पांडे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। और उन्होंने 1930 में श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसके बाद राहुल जी सांकृत्यायन जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के वे ज्ञानी थे। अनेक भाषाओं में उन्होंने रचनाएं की और उनके ज्ञान के आधार पर ही उन्हें महापंडित कहा जाता है। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। साहित्य के महापंडित जी 1963 ईस्वी में संसार छोड़ गए। रचनाएं, अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा, व्रत, जीवनी, आलोचना आदि अनेक रचनाएं की। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया और उनकी कृतियों को 2 भागों में बांटा जाता है। अन्य साहित्य हैं उनके दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। यात्रा साहित्य में उन्होंने लिखा मेरा जीवन यात्रा, जो कि 6 भागों में है। राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर के देश में, यात्रा के पन्ने, हिमालय परिचय, रूस में 25 मास आदि। अब हम आगे चलते हैं इनका साहित्य की विशेषताएं। यात्रावत लेखन में राहुल जी का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने कड़ी के शास्त्र की रचना की और घुमक्कड़ी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया तथा यात्रा को ही उन्होंने घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। इन्होंने मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, इसके बारे में हमें बताया। भाषा शैली, राहुल जी ने अपनी रचनाओं में परिनिष्ठित एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया। उनकी रचनाओं में हमें तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी के बोलियों के रोचक शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी इनके भाषा में हमें देखने को मिलता है, जिससे भाषा में काफ़ी रोचकता बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं इनकी पाठ का सारांश। ल्हासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्मवेश में की थी, ठीक है। अभी हमने जाना कि जो ल्हासा है वो तिब्बत की राजधानी का नाम है, ठीक है। और जो तिब्बत है वो भारत के नज़दीक, भारत के ऊपर और चीन के नीचे है ना। तो जो उस समय लेखक ने इसकी यात्रा की 1929 और 30 में, उस समय ये यात्रा नेपाल के रास्ते से की जाती थी और उस समय भारतीयों को भी तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी। इसलिए लेखक ने यह यात्रा नेपाल के रास्ते से की और यात्रा उन्होंने भिखारी के वेश में की। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का काफ़ी रोचक वर्णन किया और इसमें उन्होंने तिब्बती समाज के बारे में हमें अनेक जानकारियाँ भी प्रदान की है। लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिक पोत का रास्ता नहीं खुला था और इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। जो भी व्यापार की वस्तुएं थी जिनका आदान प्रदान होता था, उसका रास्ता भी यही था और यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता भी था। सैनिकों की टुकड़ियां भी इसी रास्ते से जाती थी, इसलिए व्यापार और सैनिकों का आना जाना ये एक ही रास्ता था उस समय, भारत नेपाल होते हुए। तो इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले भी बने हुए हैं जिसमें चीनी सेना रहती है और कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ने ऐसे ही एक परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। परित्यक्त मतलब जिसको त्याग दिया गया हो, जो किला अब
जिसमें राजा महाराजाएं पहले रहते थे, अब वहाँ कोई नहीं रहता, जिसको त्याग रखा हो, जो खाली खंडर सा पड़ा था, वहाँ अब कौन रहता है? चीनी सेनाएं रहती है। तो लेखक ने ऐसे ही एक परित्यक्त किले का पास चाय पीने के लिए वे लोग रुके थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफें भी। अच्छा, अच्छी बातें क्या है वहाँ पर? कि वहाँ पर जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कोई कुप्रथा ही नहीं थी। तिब्बत में जात पात, छुआछूत कुछ नहीं था। औरतें घूंघट पर्दा नहीं करती थी। लोग अपने घरों को एकदम खुला रखते थे। अतिथियों का स्वागत होता था और यहाँ की बहुएं या उनकी जो सास होती थी वो यात्रियों का या जो अपरिचित आते थे उनको भी चाय बनाकर पिलाती थी। और यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। और अगर यात्रियों को कुछ संदेह होता है कि भाई ये चाय अच्छी नहीं बनाएंगे, तो वो अपनी चाय का सामान लाके खुद भी अंदर जाके बना सकते थे। उस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चिट्टे दे दी। राहदारी मांगने वाले मतलब किराए के, उनको जगह चाहिए थी रहने के लिए। तो लेखक ने जब चीनी किले से वो चाय पीकर निकले तो उनसे या किराया मांगा रहने का, तो उन्होंने दोनों चिट्टे दे दी, है ना। थोड़ला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति की जान पहचान के लोग मिले। लेखक के दोस्त में बन गए थे सुमति। सुमति कौन थे? भिक्षु थे, जो तिब्बत के दलाई लामा के नाम से जाने जाते थे। वो लेखक के साथ थे। तो थोड़ला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के कुछ जान पहचान के लोग उनको वहाँ पर मिल गए। कहाँ पे? थोड़ला के आखिरी गांव में। और इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि सुमति के जान पहचान के लोग थे वहाँ पे। सुमति एक भिक्षु थे, दलाई नामा के बहुत भिक्षु थे ना, तो वहाँ उनके कारण लेखक को भी वहाँ पर रहने की अच्छी जगह मिल गई। और 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया तब उसे जगह नहीं मिली। 5 साल बाद जब लेखक भद्र यात्री के वेश में मतलब अच्छे वेशभूषा में आए तब और घोड़े पर सवार होकर आए तब उनको अच्छी जगह नहीं मिली और उस समय उन्हें एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हम इसका। अब लेखक को सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडा थोड़ला कौन सी जगह थी? जो कि 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगह थे। डांडे किसको कहा गया है? कि ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ जो बहुत ऊंचाई पर हो उसको डांडे कहा गया है। इसे लिखा कि 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये जो बर्फ के पहाड़ थे, जो डांडे थे, वो सबसे खतरनाक जगह थी। उनके आसपास न तो कोई गांव था, न कोई रहने वाला कोई स्थान दिखाई देता था, है ना। दूर दूर तक कोई लोग दिखाई नहीं देते थे। वहाँ सिर्फ नदियों के मोड़ दिखाई देते थे, बहते हुए झरने, पानी पानी दिखाई देता था। और दूर दूर तक पहाड़ों के कोने के कारण दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। यहाँ किसी की हत्या भी हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता। अगर कोई किसी को यहाँ मार के भी पटक दे तो कुछ चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि उस समय पुलिस व्यवस्था नहीं थी, कोई खुफिया विभाग नहीं था, कोई कानून नहीं थे, रूल्स नहीं थे वहाँ पर कोई भी। तो वहाँ कोई भी हत्या का गवाही नहीं मिलता था। जब कोई देखने वाला ही नहीं था, कोई कानून व्यवस्था ही नहीं थी, तो गवाह कहाँ से मिलेगा। तो यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह हो गई, क्योंकि डाकू आदमी को पहले तो मारते हैं और फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। डाकू आदमी को जो भी कोई अगर उन्हें वहाँ गलती से मिल जाए उस सुनसान एरिया में, तो पहले तो वो खुद उसको देख के डर जाते हैं, क्योंकि उस समय हर आदमी क्या करता था अपनी सुरक्षा के लिए डंडे के स्थान पर पिस्तौल और ये चाकू ये सब अपने पास रखते थे। तो डाकू जो लूटने के लिए क्या करते थे कि कोई आदमी दिख जाता था तो उन्हें लगता था कि इससे पहले वो आदमी मुझ पर हमला करे, इसलिए डाकू पहले अपने बचाव के लिए उस आदमी को मार देते थे और उस आदमी को मारने के बाद फिर उसके कपड़े टटोलते थे कि लूट के लिए वो माल खोजते थे कि कुछ लूट के लिए कुछ सामान मिल जाए उनको। तो हथियार का कानून न होने का कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। वहाँ कोई कानून नहीं था, कोई भी हथियार रख सकता था, कोई भी बंदूक पिस्तौल रख सकता था। और डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता था। और अगर डाकू उनको लोगों को लूटने के लिए जान से नहीं मारे तो डाकुओं को ही अपनी जान का खतरा था। क्यों? क्योंकि उस समय हर आदमी अपनी सुरक्षा के लिए पिस्तौल लेके घूमता था। तो लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में थे और जान का खतरा होते हुए भीख मांगने लगते थे। तो लेखक और उसके साथी ने अपनी यात्रा को सेफ बनाने के लिए क्या भिखारी का वेश धारण किया और वो अपनी जान का खतरा होते ही जैसे उन्हें दिखता कोई सामने आ रहा है चाकू छुरी लेके या कोई पिस्तौल लेके, तो जैसे उन्हें लगता कि हमारी जान का खतरा है, वैसे ही वो अपना भिखारी के वेश में कुची कुची बोलने लगते थे, दोनों हाथ फैला के कि दया दया दया, 1 पैसा दे दो, है ना। तो इससे लोगों को उन पर शक नहीं होता था, क्योंकि वो भिखारी के वेश में थे। अब भिक्षुक से कौन क्या लूटेगा, कि भिखारी है उसके पास क्या सामान मिलेगा। तो वो इसलिए वे भिखारी के वेश में आए थे कि डाकू उनको कोई नुकसान न पहुंचाए।
तो पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था। एक तो इतना सामान पीठ पर, उस पर लाद कर पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ना बहुत कठिन था। इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। जब लेखक और लेखक के जो साथी थे सुमति, उन्होंने दोनों ने घोड़े पर सवार हो गए और घोड़े पर सवार होकर उन्होंने आगे की यात्रा तय की और दोपहर तक वे डांडे पर पहुंच गए जो कि 16-17 हजार फीट ऊंचे बर्फ के पहाड़ थे, वहां पहुंच चुके, है ना। यहाँ का वातावरण काफ़ी मनोरम था, काफ़ी सुंदर मनोरम वातावरण था। दोनों और पहाड़ थे, इनमें कुछ बर्फ़ थी तो कुछ पर बर्फ़ नहीं थी, है ना। वहाँ का जो स्थान था, वहाँ जहाँ पर सुमति और लेखक थे, वहाँ पर दोनों तरफ पहाड़ थे। तो कुछ पहाड़ पर बर्फ़ जमी हुई थी और कुछ पर बर्फ़ नहीं थी, और नई कहीं हरियाली थी। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था। हरियाली इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर था और वहाँ बहुत बर्फ़ थी किसी स्थान पर, और जहाँ ज़्यादा बर्फ़ होती वहाँ हरियाली कैसे मिलेगी ना, वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा पानी से गल जाते हैं, तो वहाँ हरियाली नहीं थी। और सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर देव स्थान था। देव स्थान मतलब वहाँ के जो जिस भी देवता को वहाँ के लोग मानते थे, वो मंदिर बना रखा था उन्होंने। देव स्थान मतलब मंदिर बनाया था, और जिसे कपड़े तथा झंडियों से सजाया गया था, और उस मंदिर को उन्होंने कुछ रंग बिरंगे कपड़ों से और कलरफुल कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। अभी तक तो लेखक चढ़ के ऊपर की ओर गए, अब लेखक लौटने के लिए उतराई की ओर चलने के लिए तैयार हुए। तो उनके साथ उनके 1-2 साथी और चल रहे थे। लेखक के साथ 1-2 जने और थे, पर वे सब लेखक से बिछुड़ गए। क्यों? क्योंकि लेखक का घोड़ा काफ़ी थक गया था और वो धीरे धीरे चलने लगा। लेखक उन सबसे बहुत ही पीछे रह गया। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और निकल गए, और फिर वापस रास्ते पर लौटकर आए तो 4 बजे के करीब लंकोर पहुँचे, और जहाँ उसका जान का सुमति प्रतीक्षा करता मिला। जो सुमति था वो आगे निकल गया था और लेखक पीछे रह गए थे, क्योंकि लेखक का जो घोड़ा था वो बहुत थक चुका था, है ना। और सुमति उनका वेट करता रहा, और जब लेखक उनके पास पहुँचे तो वह बहुत गुस्से में था। पर जब सुमति को सारी बात पता चली कि उनका घोड़ा थक गया, धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए वो पीछे रह गए, तो उनका क्रोध शांत हो गया। और लड़कोर में वह अच्छी जगह रुका और उसे खाने को सत्तू, चाय तथा रात में गरम थुक्पा मिला। आगे चलकर जो सुमति है और जो लेखक हैं, उन्हें वहाँ आगे चलकर सत्तू खाया, चाय पी, तथा रात में उनको गरम गरम थुक्पा मिला, जो कि वहाँ का तिब्बतियों का पीने का एक पेय है ना, थुक्पा, जिसको वो लोग थुक्पा बोलते हैं, जिससे सर्दी कम लगे। ठीक है। लेखक और उसके साथी अब तिरी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिस पे ये मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में तिजरी समाधि गिरी है ना। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। यजमान कौन होते हैं? जहाँ हम पंडितों से कोई पूजा पाठ कराते हैं ना, हम पंडितों से कोई हवन करवाते हैं, कोई पूजा कराते हैं, फिर उनको कुछ सामान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो उस पंडित के तो हम क्या हो गए? यजमान हो गए। तो ऐसे सुमति थे, वे लोगों के पूजा पाठ के काम कराते थे, है ना। तो सुमति जहाँ पूजा कराते थे, तो जो उनको जहाँ वो ठहरते थे, है ना, जहाँ वो उन लोगों के काम करते थे, तो वो लोग उनके क्या बन गए थे? यजमान बन गए थे। और वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। वे बोध गया से लाए गए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़ों का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। अच्छा, बोध गया से लाए गए लाल गंडे क्या होते हैं? लाल गंडे जैसे पंडित जी हमें यहाँ मोली देते हैं ना बांधने के लिए, जैसे पूजा करते हैं मोली का कलावा बांधते हैं हमारे लिए, तो वैसे ये जो सुमति थे, ये लाल कपड़े का मोली, उसको रोल करके मोली की जैसे धागा बनाते थे, है ना, और उसको लोगों को बांटते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक ने उनको ऐसा करने से रोका कि वे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लोग उसको पूजा का धागा समझ कर लेते थे, उसे बांधते थे, उनकी आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ था। लेकिन लेखक को ये पता चल गया था कि जो सुमति है वे लोगों के विश्वास का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो धागा पूजा का धागा कहकर उनको देते हैं और उनसे दक्षिणा लेते थे। इसलिए लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भरिया न मिल पाने के कारण सामान स्वयं लेकर चलना पड़ा। भरिया मतलब बाहर कुली जो सामान लेकर चलता है ना। तो लेखक को भरिया नहीं मिला, कुली नहीं मिला, इस कारण सामान स्वयं ही उठाकर भी आगे चल पड़े। और तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे की सूरज की ओर मुँह करके उनको चलने में गर्मी लग रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम उनका निकल चुका था, दोपहर के 2 बज चुके थे और उस समय बहुत तेज़ धूप थी। तो लेखक को कड़ी धूप का सामना करना पड़ा, और सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। अब तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों में बटी है। तिब्बत की ज़मीन कहाँ बटी हुई थी उस समय? जागीरदारों में, जिसका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है ना।
और जागीरदारी मजदूरों से बेगार में खेती करवाता है। जागीरदार क्या करवाते हैं? मजदूरों से बेगार में खेती करवाते हैं। और खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं जो राजा से कम नहीं होते। खेती की देखभाल के लिए उस समय भिक्षु भेजे जाते थे, जो भिक्षु कैसे थे? वे किसी राजा से कम नहीं होते थे। शेखर की खेती के मुखिया से लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था, उसमें कुंजूर की कुछ हस्तलिखित पोथियाँ रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। कुंजूर की हस्तलिखित कितनी? 103 पोथियाँ रखी हुई थी वहाँ पे, और एक एक पोथी का वजन कितना था? 15-15 सेर। ये भी MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको ही नोट कर लेना, ठीक है। कुंजूर की कितनी हस्तलिखित लिपियाँ थी? 103 पोथियाँ रखी थी, और एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। आगे सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। त्रिडी गांव वहाँ से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़ा, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा इसका लहासा के और पाठ का सारांश। अब हम लगे हाथ इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं फटाफट से, साथ में MCQ भी देख लेते हैं। ये देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। प्रश्न है इसका, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? आंसर है इसका कि इसका मुख्य कारण ये था कि संबंधों का महत्व। संबंधों का महत्व कैसे? कि तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी, है ना, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। क्योंकि उस समय सुमति लेखक के साथ थे, तो संबंधों का महत्व, उनका दोस्ती का संबंध था, और सुमति की जानकारी के कारण उस समय लेखक को भिक्षु के वेश में होने के कारण भी अच्छा स्थान मिल गया था, क्योंकि वे सुमति दलाई नामा थे, वहाँ के धर्मगुरु थे, तो लेखक के वे साथ थे, इसलिए लेखक को भिक्षु होने के बावजूद भी वहाँ उनके ठहरने का अच्छा स्थान मिल गया था, क्योंकि सुमति उनके साथ थे। और बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता है वहाँ पर, और क्योंकि जब कोई जान पहचान नहीं हो तो यात्री को वहाँ पर रुकने की जगह के लिए भटकना पड़ता है। और दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद क्या छक पीकर मस्त हो जाते हैं, है ना, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते। और एक कारण ये भी था कि एक तो वहाँ संबंधों के महत्व था, इसलिए अगर आपकी जान पहचान हो तो वहाँ रहने के लिए अच्छा स्थान मिल जाता है ना। और दूसरा कारण ये था कि शाम के समय वे लोग जो थे छड़ पीकर, है ना, छड़ पी कर के वो लोग मदहोश हो जाते हैं, जैसे नशा हो जाता है उनको, तो उसके बाद उन यात्रियों की सुविधा का वे लोग ध्यान नहीं रखते कि कौन आ रहा है, किसको कहाँ ठहराना है। वे लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। कौन लोग? तिब्बत के लोग। तो क्या हुआ? यही पहला कारण तो ये हुआ कि भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने का उचित स्थान इसलिए मिला था क्योंकि जो सुमति थे वो उनके जान पहचान के थे। वहाँ पर गाँव में काफ़ी लोग सुमति के जान पहचान के होने के कारण भिखारी के वेश में होने के बावजूद उनको अच्छी जगह मिलेगी। और दूसरी यात्रा के समय जब वे अच्छे कपड़ों में आए, भद्र वेश में मतलब अच्छे कपड़े में आए, तो भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका क्योंकि उस समय उनकी जान पहचान नहीं थी, है ना, इसलिए। दूसरा क्वेश्चन है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान को खतरा बना रहता था, क्योंकि लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले तो मार देते थे और तब देखते थे कि उनके पास कुछ भी है या नहीं, तो इस तरह हमेशा उनकी जान जोखिम में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उत्तर है इसका कि लेखक जो है लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। एक तो उसका घोड़ा बहुत सुस्त था, है ना, काफ़ी थक चुका था, और दूसरा वह रास्ता भटक गया, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा था, और एक रास्ता भटकने के कारण 1-1.5 मील वो गलत रास्ते पर चले गए, इसलिए उनको वापस लौटने में काफ़ी समय लगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं और सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूल करते थे, और इस काम में उनको 1 हफ्ता लगता था, इसलिए लेखक ने उनको मना किया था। और दूसरी बार उन्होंने रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि दूसरी बार लेखक को वहाँ पर
103 कुंजूर के मंदिर में वहाँ पर उनको हस्तलिखित प्रतियां मिली थी, जिसको लेखक देखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी बार उनको जाने से नहीं रोका। दूसरा क्वेश्चन, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार तो वे भूलवश रास्ता भटक गए, दूसरी बार उन्हें बहुत तेज़ धूप के कारण गर्मी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो दोपहर में निकले थे तो उन्हें तेज़ धूप में गर्मी और धूप से उनको बहुत परेशानी हुई, गर्मी का सामना करना पड़ा उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। आंसर है इसका कि इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी, औरतें घूंघट नहीं करती थी, वहाँ पर छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी, महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे दी थी, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था, है ना। भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था, मतलब एक भिखारियों को वहाँ पर आने जाने की उसकी अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस समय ऐसा था कि कोई अपरिचित भी अंदर आकर चाय बना सकता था। और पुरुष वर्ग जो है शाम के समय छक पीकर मदोश रहते थे, वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे, गंडों पर वही लाल धागा कपड़ों का बना हुआ, उस पर वो अगाध विश्वास रखते थे। तो उस समय समाज में थोड़ा अंधविश्वास का बोलबाला था। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था नीचे दी गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। पहला है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, दूसरा लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, तीसरा है लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, चौथा है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो राइट आंसर है इसका क, लेखक जो है पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। अब सुमति की यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है कि सुमति थे वो जिस भी गांव में जाते थे वहाँ सभी लोगों से मिलते थे और हंस के बात करते थे, तो वो मिलनसार थे, हंसमुख व्यक्ति थे। इस कारण उनकी जान पहचान का दायरा काफ़ी फैल गया था, विस्तृत हो गया था। और सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए गए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे बदले में दक्षिणा लेते थे। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, पर इसकी लोगों को खबर नहीं थी। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। नेक्स्ट आंसर, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह कथन उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। उत्तर है इसका कि ये बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर होते हैं। हम अच्छा पहनावा देकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देकर उससे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उससे अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। अर्थात हम किसी के कपड़ों से उसकी वेशभूषा देख के उसके साथ व्यवहार करते हैं ना, कि कोई अच्छे ड्रेसअप में आया है तो हम उसको सम्मानपूर्वक बात करते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ हमें कोई भिखारी दिख जाए तो हम उससे दूर हो जाते हैं, ये तो भिखारी है ना, उसी हिसाब से उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो ये लेखक यहाँ यही कह रहे हैं कि हमारा जो आचार व्यवहार है, हमारा जो व्यवहार है, क्या वो हमारी वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं, है ना। यही लेखक यहाँ यही पूछ रहा है हमसे कि जो हम लोगों से व्यवहार करते हैं तो क्या वेशभूषा के आधार पर करते हैं। तो ये लेखक कह रहे हैं कि हाँ, ये बात सच है कि हमारा जो आचार व्यवहार होता है वो वेशभूषा के आधार पर तय होता है। हम किसी को अच्छा कपड़े पहने में देखकर किसी को उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो किसी को गंदे कपड़ों में देखकर उसको धुतकारते हैं, धुतकारते मतलब उससे दूर हो जाते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। तो लेखक कह रहे हैं कि लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, भिखमंगे मतलब भिखारी के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए लेखक को अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु यानी नमसे यानी सुमति, कि सुमति उनको सम्मानपूर्वक अपनाएगा, क्योंकि लेखक खुद भिखारी के वेश में थे। तो लेखक को ये उम्मीद नहीं थी कि भिखारी के वेश में होने के बावजूद भी सुमति उनको सम्मान देगा, उनको अपनाएगा दोस्त के रूप में। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम वेशभूषा देखकर ही लोगों से अच्छा व्यवहार करें, कि अच्छे कपड़े पहने तो ही हम उन्हें सम्मान दें। क्योंकि लेखक अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं। लेखक ने दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि संत महात्मा और जो भिक्षु होते हैं, है ना, जो भिक्षा मांग कर खाते हैं, और जो संत महात्मा तपस्या करते हैं, वो तो साधारण कपड़ों में ही होते हैं, किंतु क्या वे साधारण कपड़े में होने के कारण उनका चरित्र तो बहुत महान होता है। कपड़े उनके लिए महत्व नहीं रखते, क्योंकि साधु सन्यासी तो उच्च चरित्र के इंसान होते हैं और वे काफ़ी पूजनीय भी होते हैं।
तो एक तरफ तो लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ जो साधु महात्मा हैं जो सिंपल कपड़ों में रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका चरित्र बहुत ऊंचा होता है, वे बहुत पूजनीय होते हैं, तो यहाँ पर ये बात लागू नहीं होती है कि अच्छे कपड़े देखकर ही हम उनका सम्मान करें, है ना। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं लेखक, परंतु दूसरी तरफ यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से ही मनुष्य की पहचान होती है। तो हम पर पहला प्रभाव तो वेशभूषा के कारण ही पड़ता है और उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। आंसर देखते हैं हम इसका कि यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है। यात्रा वृत्तांत से क्या मालूम चलता है हमें कि जो तिब्बत है वो कहाँ पर है, वो भारत और नेपाल से लगता हुआ मतलब बिल्कुल भारत की सीमा के पास और नेपाल की सीमा के पास में बिल्कुल नज़दीक क्या है, तिब्बत है, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था पहले। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है, बहुत ऊंचाई पर है तिब्बत, और यह 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई डांडे हैं जो खतरनाक जगह हैं। और यहाँ पर 17-18 हज़ार फीट ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ़ के, जो कि डांडे कहलाते हैं। और डांडे क्या हैं, ऊंचाई पर बर्फ़ के पहाड़, और डांडे जो है वो काफ़ी खतरनाक जगह। खतरनाक क्यों है कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना पहले तो खतरा हुआ है, और इतनी ऊंचाई से अगर किसी का पैर फिसल जाए तो वो सीधा गया भगवान के पास, तो वो बहुत ही खतरनाक जगह है। तो ये जो डांडे हैं वो नदियों के मोड़ और पहाड़ी की चोटी के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं, है ना। ये जो पहाड़ हैं वो कैसे हैं, नदियों के मोड़ हैं। उन पहाड़ों पर क्या है, सिर्फ नदियाँ घूमती हुई दिखाई देती है, पानी की बहती हुई, और दूर दूर तक पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई देती है, जो कि कुछ ऊंची हैं तो कुछ नीची हैं। यहाँ एक और हज़ारों बर्फ़ से ढके हुए श्वेत शिखर है। श्वेत मतलब सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देते हैं। तो दूसरी ओर भीटे हैं, भीटे जिन पर बहुत कम बर्फ़ रहती है, भीटे वाले पहाड़ जिन पर बर्फ़ कम है ना। यहाँ विशाल मैदान भी है जो पहाड़ों से घिरे हुए हैं, और यहाँ पर कुछ समतल मैदान भी है, एकदम मैदान भी है विशाल, जो कि कैसे हैं, बिल्कुल पहाड़ों से चारों ओर से घिरे हुए हैं। और यहाँ की विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुँह करके चलने पर माथा जलता है। विचित्र जलवायु मतलब कहीं तो बर्फ़ है तो कहीं बर्फ़ नहीं है, तो कहीं ठंडा है तो कहीं गर्म है। तो ऐसे में वहाँ पर सूर्य के मुँह करके चलने के कारण जो सूर्य की रोशनी है वो सीधी मुँह पर आती है, तो उसकी धूप के कारण माथे पर जलन होने लगती है। और जबकि कंधा और पीठ बर्फ़ की तरह ठंडे रहते हैं, लेकिन कंधे और पीठ पे पीछे धूप नहीं आती, तो वो तो ठंडे ही रहते हैं। तो यह स्थिति हमारे राज्य और शहर से पूरी तरह भिन्न है, क्योंकि हमारे राज्य में तो इस तरह का मौसम, इस तरह की भौगोलिक स्थिति नहीं है। यहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती है, ना यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है छोटे छोटे, तो इनको भी हम लगे हाथ देख लेते हैं कि लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की और क्यों। लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखारी के वेश में की, क्योंकि उस समय तिब्बत की यात्रा पर प्रतिबंध था। उस समय तिब्बत की यात्रा पर रोक लगी हुई थी। तो इसके अलावा डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर डाकुओं से इसी वेश में जान बचाई जा सकती थी, और वहाँ पर ऊंचे ऊंचे बर्फ़ के पहाड़ थे और वहाँ पर डाकुओं का भय बना रहता था। इस कारण उस समय अपनी जान बचाने के लिए डाकुओं से भिखारी के वेश में यात्रा करना ही सुरक्षित था। इसलिए लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में की। तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने क्या क्या नए अनुभव किए। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने पाया कि वहाँ समाज में छुआछूत, पर्दा प्रथा और जैसी बुराइयां नहीं थी। लेखक ने क्या पाया वहाँ पर कि उस समय तिब्बत के यात्रा के दौरान जो है वहाँ पर समाज में कोई छुआछूत नहीं थी, कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, औरतें जो है पर्दा नहीं करती थी, और वहाँ की औरतों को अधिक स्वतंत्रता मिली है। लोगों में छंड पीने का वहाँ पर रिवाज है, और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो तिब्बती अंधविश्वासी भी हैं, वो कुछ अंधविश्वासी भी हैं। क्यों? क्योंकि जो दलाई लामा सुमति थे वो उन्हें लाल धागा बना के देते थे कपड़ों का, तो वो उनमें उनकी विश्वास था कि ये पूजा का धागा है, ये हमारी सुरक्षा करता है। तो इस कारण लोग वहाँ पर अंधविश्वासी भी थे। ठीक है। तिब्बत में यात्रियों के लिए कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। लेखक ने लेसन में बताया कि वहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी तो कुछ ख़राब भी थी। तो अच्छी बातें कौन सी है वहाँ पर? अच्छी बातें ये थी कि तिब्बत में यात्रियों के लिए कई अच्छी बातें क्या थी कि एक तो लोगों का मूड ठीक होने पर आसानी से रहने की उनको जगह मिल जाती थी। यानी आपका संपर्क अच्छा मिल जाए, आपको संबंध अच्छा मिल जाए और आपका मूड बढ़िया हो तो वहाँ पर रहने के लिए आपको बढ़िया जगह मिल जाती थी, है ना। दूसरी, औरतें चाय बनाकर दे देती थी, है ना। और तीसरा कि वहाँ घर में आसानी से जाकर अपनी आंखों के सामने चाय बना जा सकती थी, और आप चाहें
तो जो घर की औरतें थी वहाँ तिब्बत की, वो आपको घर में अंदर आकर भी चाय बनाने देती थी अपनी आंखों के सामने। महिलाएं भी आतिथ्य सत्कार में रुचि लेती थी, और वहाँ की जो स्त्रियाँ होती थी वो भी बाहर से आए हुए अतिथियों का सत्कार करती थी, वो भी अपने हाथ से उनको चाय बनाकर पिला देती थी। ठीक है, तो ये वहाँ की अच्छी बातें हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि तिब्बत में उस समय यात्रियों के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ थी। अब यात्रियों के लिए क्या कठिनाइयाँ थी, अभी तो हमने अच्छी बात देखी, अब कठिनाई देख लेते हैं कि तिब्बत की यात्रा में उस समय अनेक कठिनाइयाँ थी। एक तो तिब्बत की यात्रा करने पर उस समय रोक थी, प्रतिबंध था। दूसरा, वहाँ पर ऊंचे नीचे स्थानों पर आना जाना सुगम नहीं था। कुछ एक तो ऊंचाई पर चढ़ना और फिर ऊंचाई से पहाड़ पर से फिर वापस नीचे उतरना, ये आसान काम नहीं था। और भरिया न मिलने पर सामान उठाकर चलना कठिन हो जाता था। और जब भरिया मतलब कोई कुली नहीं मिलता, कोई सामान उठाने वाला नहीं मिलता था, तो जो लेखक हैं या और भी जो यात्री हैं उनको अपना सामान स्वयं ही उठाकर बर्फ़ के पहाड़ पर चलना पड़ता था। और डाकुओं के कारण जान माल का खतरा भी बना रहता था। रास्ते में कहीं भी डाकू मिल जाए तो लोगों को अपनी जान का खतरा बना रहता था। तो ये तो वहाँ की कठिनाइयाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डांडे क्या हैं, वे सामने जगहों से किस तरह भिन्न हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि तिब्बत में डांडे सबसे खतरनाक जगह हैं। वे 17-18 फीट ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ आसपास गांव न होने से डाकुओं का हमेशा भय बना रहता है। ठीक है, डांडे की देवता का स्थान कहाँ है, उसे किस प्रकार सजा गया था। अब डांडे के देवता का स्थान सर्वोच्च स्थान पर था, है ना। डांडे के देवता मतलब जो तिब्बत के देवता, तिब्बत के जो भगवान थे, तो लोग जिनको मानते थे, पहाड़ पर सबसे ऊंचे बर्फ़ के पहाड़ पर उनका मंदिर बना हुआ था, जिनको डांडे के देवता का सर्वोच्च स्थान मतलब मंदिर बना माना जाता था। और उस मंदिर को वहाँ के लोगों ने, तिब्बत के लोगों ने पत्थरों के रंग बिरंगे टुकड़ों से, कपड़ों की कलरफुल झंडियों से, जानवरों के सींगों से आदि से उसको सजाया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था वहाँ पर के किलों को परित्यक्त क्यों कहा गया है। लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था वहाँ किले बने हुए थे, और इन किलों में कभी चीनी सेना रहती थी। पुराने समय में किसी समय वहाँ पर चीनी सेना रहती थी, और आज ये किले देखभाल के अभाव में गिरने लगे हैं। अब वहाँ पर कोई देखभाल नहीं होती, तो जगह जगह वहाँ के पत्थर गिरने लगे हैं, और इसलिए कुछ किसानों ने आकर अब यहाँ पर अपना बसेरा बना लिया है, इसलिए इन्हें परित्यक्त कहा गया। मतलब अब उनकी देखभाल करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए अब चीनी सेना वहाँ पर आकर रहती है कभी कभी, इसलिए इन किलों को परित्यक्त कहा गया है कि इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा करते समय लेखक और उसके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई। तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर भिखमंगों का वेश बनाकर यात्रा की, और डाकुओं जैसे किसी को देखते ही वे लोग क्या करते थे, टोपी उतारकर कुची कुची एक पैसा कहकर यह बताता है कि वह भिखारी है। जैसे ही वो उन्हें अपने सामने कोई डाकू या कोई आता हुआ दिखाई देता था, तो लेखक और लेखक के जो साथी थे सुमति, वे दोनों हाथ फैलाकर एक कुची कुची एक पैसा कहकर अपना हाथ फैला देते थे। इससे सामने वाले को ये लगता था कि यह भिखारी है, कि इसके पास कुछ नहीं होगा लूट के लिए। तो इस प्रकार वे भी कुची कुची कहकर भिखारी का वेश में बोलकर डाकुओं से अपनी जान बचाते थे। तिब्बत में डाकुओं को कानून का भय क्यों नहीं है। आंसर इसका देखते हैं। तिब्बत में हथियारों का कानून न होने से डाकुओं को हथियार लेकर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। यदि वे किसी की हत्या कर देते थे तो सुनसान इलाकों में हत्या का कोई गवाही नहीं मिलता था। हथियारों का कोई कानून नहीं था तिब्बत में, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी, कोई भी आदमी चाकू छुरी पिस्तौल लेकर चल सकता था, क्योंकि उस समय हर आदमी अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान रखने के लिए डंडों की जगह क्या बंदूक लेकर चलता था। तो वहाँ कोई कानून नहीं था हथियारों का, तो डाकुओं को हथियार लेकर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि कोई पुलिस प्रशासन, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी उनको हथियारों को लेकर चलने से रोकने के लिए, तो इसलिए उनको कोई कठिनाई नहीं होती थी। और यदि वे किसी की हत्या कर भी देते तो सुनसान इलाकों में हत्या का कोई गवाह नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कोई वहाँ देखने वाला ही नहीं था, और कोई देख भी लेता तो उसकी बात सुनने के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं होती थी, इसलिए कोई गवाही नहीं मिलता था। इसलिए जो डाकू लोग थे वे आसानी से बच जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजूर क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। कंजूर जो है वो बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित प्रतियां हैं। बुद्ध वचन मतलब भगवान बुद्ध ने जो अपने प्रवचन दिए थे उसके अनुवाद की हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखी हुई कुछ प्रतियां हैं, और ये मोटे कागजों पर सुंदर अक्षरों में लिखी गई है।
और जो ये प्रतियां हैं वो बहुत भारी है और इनका वजन 15-15 सेर तक है। ठीक है, अब दीद क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। ये तो वे कुछ लघु छोटे क्वेश्चन आंसर। अब हम थोड़े लेंथी क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है बच्चों, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, सारे एक बार 2 बार रीड कर लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। वैसे लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको, बोर नहीं हो गया आप इसमें। तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम में स्पष्ट कीजिए। तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य सचमुच अनुपम है। ये एक सुंदर एवं मनोहारी घाटियों से घिरा हुआ पर्वतीय क्षेत्र है। यह एक और हरी भरी घाटियों और हरे भरे सुंदर मैदान हैं, तो दूसरी ओर यहाँ पर ऊंचे ऊंचे बर्फ़ के पहाड़ हैं। इनके शिखरों पर बर्फ़ जमी रहती है और वहीं कुछ भीटे जैसे स्थान जिन पर कम बर्फ़ दिखाई देती हैं। यहाँ पर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोनों और नदियों के मोड़ पर खूबसूरती की ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ की ठंड जलवायु और उसके सौंदर्य में वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमति लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित फायदा किस तरह उठाते थे? उत्तर देखते हैं हम इसका कि जो सुमति थे वे मिलनसार थे और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे, और वे तिब्बत में धर्मगुरु के समान माने जाते थे। और सुमति बोध गया से कपड़े लाते और उन्हें पतले पतले आकार में फाड़ कर क्या करते थे, उनको गांठ लगाकर गंडा बनाते थे। मतलब गंडा किसको, जैसे मोली का धागा बनाते हैं ना, रोल रोल करके उसको पूजा का धागा, ऐसे वो कुछ लाल रंग के कपड़ों से उसको रोल रोल करके मोली के जैसे धागा बना देते थे, और इनको गंडे बोलते थे वहाँ पर। कहाँ पर? तिब्बत में। और इन गंडों को वे अपने यजमानों में बांटकर दक्षिणा के रूप में धन लिया करते थे, और इन्हीं लाल धागों को वो अपने यजमानों को, जहाँ वो पूजा कराते थे वहाँ उन यजमानों को बांट देते थे, और बदले में उस धागे के वे लोगों से दक्षिणा के रूप में धन लिया करते थे। और बोध गया से लाई ये कपड़े जब ख़त्म हो जाते थे तो लाल रंग के किसी भी कपड़े का गंडा बनाकर यजमानों में बांटने लगते। और जब बोध गया से लाए हुए लाल कपड़े ख़त्म हो जाते थे तो उनके पास जो भी कोई लाल कपड़ा रखा होता था वे उसी के गंडे बना देते थे और उसी को यजमानों में बांट देते थे, ताकि वे लोगों से दक्षिणा पाते रहें। तो इस तरह वे लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि डांडे के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। आंसर देखते हैं इसका कि तिब्बत में डंडे जो है खतरनाक जगह है, जो समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुंदर स्थान निर्जन एवं सुनसान होता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोनों और नदियों के मोड़ के अलावा चारों ओर फैली हरियाली इसकी सुंदरता बढ़ाती है। तो एक तरफ से बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियाँ हैं, तो दूसरी ओर घाटियों में विशाल मैदान है। वहाँ भी बीटे जैसे पहाड़ों पर न केवल हरियाली दिखती है और न बर्फ़। यह मिला जुला जो रूप है वो प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत अधिक बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, तिब्बत में खेती की ज़मीन की क्या स्थिति है? ल्हासा के और पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं इसका कि तिब्बत में खेती की ज़मीन जो है छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है ना। वहाँ की जो खेती की ज़मीन है किसमें बटी हुई है? जागीरदारों में। और इन ज़मीनों का एक हिस्सा जो है वो वहाँ के मठों के हाथ में है, और अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार खुद भी कुछ खेती करता है, और इसके लिए उन्हें मजदूरों को मेहनताना नहीं देना पड़ता है। और खेती का इंतजाम देखने के लिए जिन भिक्षुओं को भेजा जाता था वो भी जागीर के आदमियों के लिए राजा जैसा होता था, और इन भिक्षुओं और जागीरदारों पर खेती करने की ही जिम्मेदारी होती थी। ठीक है, ये हुए इसके कुछ लेंथी क्वेश्चन आंसर। अब हम इसमें कुछ इसके MCQ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं साथ साथ में। पहला क्वेश्चन है ल्हासा की और किसकी रचना है? अब इसके 4 ऑप्शन बोलेंगे। पहला है अज्ञे, दूसरा है शिव प्रसाद मिश्र, तीसरा है जगदीश चंद्र माथुर, चौथा है राहुल सांकृत्यायन। मैं शॉर्ट में इसके आंसर बोलती जाती हूँ क्योंकि 4 ऑप्शन बोलूँगी तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो मैं फटाफट आपको इसको क्लियर कर देती हूँ। इसके आंसर बोलती हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ सीधा इसका राइट आंसर बोलती हूँ। तो ल्हासा की और किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडे तिब्बत में कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं? राइट आंसर है इसका क, 16-17 हज़ार फीट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तिब्बत में लोग लाठी की जगह लेकर क्या लेकर फिरते हैं? तिब्बत में लोग लाठी की जगह क्या लेकर चलते हैं? पिस्टल भी लेकर चलते हैं और बंदूक भी। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों क और ख, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ग, क और ख दोनों इसका आंसर होगा। ऊपर की चढ़ाई लेखक किस पर बैठकर करते थे? गधे पर, घोड़े पर, बैल पर, गाय पर। राइट आंसर इसका घोड़े पर, ख होगा इसका आंसर। ऊपर की चढ़ाई वे घोड़े पर बैठ के करते थे। दूसरा आंसर, किसको जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता था? सुमति को। सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसका आंसर होगा क। नेक्स्ट, तिब्बत में जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा किसके पास था? सरकार के पास, मंदिर के पास, मठों के पास, इनमें से कोई नहीं। किसके पास था? अभी अभी हमने लेसन सारांश में पढ़ा कि तिब्बत में जागीरों का हिस्सा बहुत बड़ा किसके पास होता था? जागीरदारों के पास। तो इसमें इसका आंसर होगा इनमें से कोई ना, और ठीक है, इनमें से कोई नहीं, घ। नेक्स्ट, पाठ में भिक्षु का क्या नाम था? नम से। पाठ में भिक्षु को क्या कहा गया? नम से। इसका आंसर होगा ग। डांडा किसे कहते हैं? डांडा एक ऊंचाई वाली जमीन को कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका क। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोडला से आप क्या समझते हैं? थोडला जो है तिब्बत में, तिब्बती सीमा का एक स्थान का, एक गांव का नाम है थोडला। तो इसका राइट आंसर होगा ख, तिब्बती सीमा का एक स्थान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भीटे का क्या अर्थ है? भीटे मतलब वे टीले का आकार का ऊंचा स्थान। राइट आंसर इसका ग। टीले के आकार का ऊंचा स्थान मतलब वह पहाड़ का वह हिस्सा जिस पर बर्फ नहीं होती थी। वो सिर्फ ऊंचाई पर होता था, टीले जैसा होता था, लेकिन उस पर बर्फ नहीं होती थी, इसलिए उसको भीटे जैसा बोला जाता था कि भीटे, जहाँ पर बर्फ नहीं होती थी, सिर्फ ऊंचाई वाले पहाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडे का क्या पर्यायवाची है? इसका आंसर है उपले, घ होगा। कंडे का पर्यायवाची है उपले, घ उसका आंसर। दूसरा है, सत्तू किसे कहते हैं? राइट आंसर इसका भुने हुए अन्न का आटा। भुने हुए अन्न के आटे को सत्तू कहते हैं, ग होगा इसका आंसर। दूसरा है, गंडा का क्या अर्थ है? गंडा किसको कहते थे? क है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा, और क है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ कपड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा घ, दोनों क और ख दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, भरिया किसे कहते हैं? भरिया किसको कहते हैं? बहारवा को, यानी कुली को, जो सामान उठा के बोझ लेके चलता है उसको भरिया कहते हैं, बहारवा, सामान उठाने वाला। ग होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, राहुल सांगत्यायन जी ने तिब्बत यात्रा किस देश के रास्ते से की थी? नेपाल के रास्ते से। राइट आंसर है उसका ख, नेपाल के रास्ते से की थी उन्होंने तिब्बत की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में क्यों की? उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखारी के वेश में की थी। प्रतिबंध था उस समय तिब्बत की यात्रा पर। तो इसका आंसर होगा ग। पाठ में तिब्बत की राजधानी का क्या नाम है? तिब्बत की राजधानी का नाम है ल्हासा, जो कि हमारे लेसन का नाम है, ल्हासा की ओर। ल्हासा जो है तिब्बत की राजधानी का नाम था। इसका आंसर होगा क। ठीक है, तो ये हो गया आपके। इसके अलावा और भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो भी मैं करवा देती हूँ साथ में। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गए थे? आंसर है इसका लड़कपुर, ए। ठीक है, लेखक लड़कपुर जाते समय रास्ता भटक गए थे। दूसरा है, तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते थे? नम से। तिब्बत में भिक्षु को नम से कहा जाता है। राइट आंसर है डी। मंदिर में कितनी पोथियां रखी हुई थी? 103। कितनी पोथियां रखी हुई थी मंदिर में? 103 पोथियां रखी हुई थी। राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, किसे कहते हैं? मट्ठे को, नीतू पानी को, आम से नवा, वहाँ पर एक पेय पदार्थ पिया जाता था, छक, जो किसको कहते थे? छक। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो आप देख लेना कि छक किससे कहते हैं। कि तिब्बत में पिए जाने वाला एक पेय पदार्थ होता है, उसको छक कहते थे, जिसको तिब्बत लोग पी के शाम के समय मस्त रहते थे। तिब्बत में पिए जाने वाला एक पेय पदार्थ। राइट आंसर होगा उसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरिया किससे कहते हैं? भरिया भारवा कुली को कहते हैं, जो सामान उठाए। सुमति कौन था? सुमति जो है एक मंगोल भिक्षु था, ल्हासा की यात्रा में लेखक का साथी था, एक पुरोहित था।
डी, इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि वो एक भिक्षु भी था और लेखक की यात्रा में साथी भी था और एक पुरोहित भी था। पुरोहित मतलब पूजा पाठ कराने वाला पंडित भी था। तो ये सारे कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अब पुस्तकों के भीतर या इस कथन का आशय है कि लेखक जो है वो पुस्तक पढ़ने में रम गया था, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, लासकी और पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लासकी और पाठ हिंदी गद्य की यात्रा वृत्तांत विधा है, ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, कुची कुची का क्या अर्थ है? कुची कुची का अर्थ है दया दया। जब भी जैसे कोई डाकू सामने आते थे तो लेखक और लेखक का साथी क्या दोनों हाथ फैला के बोलते थे कुची कुची। कुची कुची मतलब दया करो दया करो, इसका आंसर होगा सी, कुची कुची मतलब दया दया। लेखक में उसका मित्र किस देश में यात्रा करे थे? देश में नहीं, यहाँ वेश होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, देश की जगह वेश होगा यहाँ पर, है ना। किस वेश में यात्रा कर रहे थे? बी, भिखारी के वेश में, भिखमंगी के वेश में यात्रा कर रहे थे। राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते थे? आंसर इसका खोटी, खोटी कहते थे वो, टूटीदार बर्तन को खोटी कहते थे। ख होगा इसका, ए होगा इसका आंसर, खोटी। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 1963 ईस्वी में। बी होगा इसका आंसर, 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया? उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया श्रीलंका जाकर, इसका आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा था? उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा था। राइट आंसर होगा उसका डी। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था ए, आजमगढ़ के पंधा गांव में, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ये पूरे हो गए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, ध्यान से और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, इंटरेस्ट लेते हुए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।